हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्ट बी बिंदास, सिंसियर एंड कंसिस्टेंट। पढ़ाई शुरू कर दी होगी आपने। आज हम इतिहास के एक बेहद दूरगामी दौर में हैं। सो दोज हु डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू इट। और आइए चलते हैं इतिहास की एक नई यात्रा की तरफ। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि गुप्त साम्राज्य के पहले समूचा भारत एक रसायन शास्त्र की ऐसी प्रयोगशाला लग रही थी जहां विभिन्न धार्मिक विचार, सांस्कृतिक विचार टकरा करके एक नया संश्लेष दे रहे थे। और इन सब प्रक्रियाओं का परिणाम था गुप्त साम्राज्य की स्थापना। हमने देखा कि कैसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने के साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम एक साम्राज्य निर्माण की तरफ बढ़ चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी उनके पुत्र समुद्रगुप्त थे। शायद राज्यारोहण निर्विरोध नहीं था। समुद्रगुप्त के पक्ष में चीज थी कि वे लिच्छवी दौहित्र थे, वन थिंग। दूसरा, द्वैमुष्यायण थे। द्वैमुष्यायण वह होता है जिसको मातृपक्ष की संपत्ति मिलती है। शायद इस विवाह के फलस्वरूप लिच्छवी साम्राज्य मिल गया था, पाटलिपुत्र भी मिल गया होगा। और इन प्रदेशों के स्वामी बने हुए समुद्रगुप्त को जिस समय पाटलिपुत्र के राज दरबार में एक तनाव भरे माहौल में राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया ना, तो हमें सूचना मिलती है कि कुछ लोग भय से पीले पड़ गए और कुछ लोग खुशियों से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जो भय से पीले पड़े हैं वो विरोध था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का राज्यारोहण भारत के इतिहास में कूटनीति के एक नए दौर की कहानी है। कितनी विदेश नीतियां हो सकती हैं, कोई राष्ट्र की एक विदेश नीति नहीं होती। परिस्थितियों और क्षेत्र के हिसाब से विदेश नीति का संचालन होता है। समुद्रगुप्त मर्मज्ञ थे इस तथ्य के। सबसे पहले समुद्रगुप्त को उत्तर भारत में अपना अधिकार सुरक्षित करना था। मैंने आपसे चर्चा की थी कि उत्तर भारत की सबसे अहम ताकत इस समय नाग थे। ग्वालियर, भिलसा और मथुरा तक इनके वैवाहिक संबंध दक्षिण भारत के वाकाटक राजवंश से थे। समुद्रगुप्त को अपने दिग्विजय की शुरुआत इन्हीं आर्यावर्त के 10 राजाओं को पराजित करके करनी थी। शायद निर्णायक युद्ध था ये, रक्त रंजित युद्ध था ये, क्योंकि प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई थी। सम्राट ने पराजित करके उनके राज्य को छीन करके अपने राज्य में मिला लिया था। यूं उत्तर भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद अब प्रत्येक महत्वाकांक्षी सम्राट की तरह समुद्रगुप्त दक्षिण की तरफ बढ़ना चाहते थे। बट उससे पहले आटविक राज्य, मध्य देश का जंगली क्षेत्र, उस पर अपना नियंत्रण लेना जरूरी था। दूसरी लड़ाई लड़ी गई आटविक राज्यों के साथ, और उनके साथ नीति क्या थी? परिचारकीकृत। याद रखिए, मिलाया नहीं गया, प्रसभोद्धरण नहीं था। दक्षिण भारत में सैनिक अभियान की जरूरत थी, नतीजन परिचारकीकृत, वे सेवा करेंगे। ऑब्वियसली अब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत की तरफ अपने अभियानों के बारे में सोच सकते थे। बेहद दूरदर्शी अभियान था ये। हम पाएंगे कि इस वाकाटक राजवंश पर आक्रमण नहीं हुआ। उड़ीसा की तरफ से आक्रमण करते हुए समुद्रगुप्त की सेनाएं कांची, कृष्णा नदी के किनारे तक पहुंची। शायद विष्णुगुप्त की अगुवाई में एक लड़ाई हुई होगी, और इसके बाद समुद्रगुप्त नीति अपनाते हैं मोक्षानुग्रहण, कि पहले तो हरा करके राज्य को कब्जा कर लिया, फिर दया दिखाते हुए इसे वापस कर दिया। न केवल इतिहास बल्कि भविष्य बताता है कि दक्षिण भारत के प्रति सर्वोत्तम नीति थी ये, जो समुद्रगुप्त के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, कि वे नाममात्र की अधीनता से सम्राट के नियंत्रण में शासन करेंगे। मनु भी यही कहते हैं कि राजा विभिन्न शक्तियों को एक शक्ति में आबद्ध करेगा, लेकिन उनके स्वधर्म, उनका जो अपना जीने का तरीका है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिल्कुल भारतीय अवधारणाओं के सदृश थी समुद्रगुप्त की दक्षिणा पथ विजय।
अब बारी आई प्रत्यंत राज्यों की। प्रत्यंत जो सीमाओं पर राज्य थे, इसमें गणराज्य भी थे। इसमें हमें सूचना मिलती है कि समतट था, बंगाल की बात होती है। इसमें हमें सूचना मिलती है असम की बात मिलती है। इसमें हमें डबाक प्रदेश की सूचना मिलती है। इसमें उत्तरी पश्चिमी सीमांतों की सूचना मिलती है। इनके साथ थोड़ा शर्तें कठिन थीं। आज्ञाकरण, उन्हें सम्राट की आज्ञा माननी पड़ती थी, उन्हें उपहार देना पड़ता था, उन्हें कर देना पड़ता था, उन्हें समय समय पर सम्राट के दरबार में मौजूद होना पड़ता था। हम देख सकते हैं कि संधि में अगर एक घोड़ा और दूसरा घुड़सवार होता है ना, तो यकीनन समुद्रगुप्त घुड़सवार थे। वैदेशिक नीति का पांचवा आयाम था विदेशी राज्य। इन विदेशी राज्यों में हमें सूचना मिलती है, श्रीलंका की सूचना मिलती है, हमें नेपाल की सूचना मिलती है। इन राज्यों के साथ जिन संबंधों की अपेक्षा की गई वह था आत्मनिवेदन, कि वे खुद मौजूद होकर के ये प्रार्थना करें कि वे सम्राट के नियंत्रण में रहना चाहते हैं। कन्योपायन, वैवाहिक संबंधों के द्वारा इस रिश्ते को नई सांद्रता दी जाए। उपहार प्रदर्शन, हम देख सकते हैं कि विदेशी राज्यों के साथ संबंधों में भी ऊपरी हाथ सम्राट समुद्रगुप्त का था। अक्सर भारत का नेपोलियन कहते हैं उन्हें, लेकिन तुलना बिल्कुल अप्रासंगिक है। समय का तो अंतर है ही है। नेपोलियन अपने जीवन काल में हारा था, समुद्रगुप्त कहीं नहीं हारे। नेपोलियन ने सिर्फ आसुरी विजय की थी, प्रदेशों को जीतने के बाद लूटना, अपने कंट्रोल में करना, लेकिन समुद्रगुप्त धर्म विजय की तरफ बढ़ रहे थे। इन सब विजयों के उपरांत शायद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। वे सूचना देते हैं चिरोत्सन्न अश्वमेध, मतलब बहुत समय से जो परंपरा गायब हो गई थी। वी शुड रिमेंबर, अश्वमेध यज्ञ पहले हो रहे थे, पुष्यमित्र शुंग के भी हुए थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण था अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि अब यह समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को एकता के सूत्र में आबद्ध कर चुका था। समुद्रगुप्त सिर्फ विजेता नहीं थे। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए एक हमें सिक्का मिलता है। यह सूचना, यह तथ्य प्रतिपादित करती है कि सम्राट का सांस्कृतिक अनुराग था। सम्राट को कविराज कहा जाता था। शायद विद्वानों को संरक्षण देते थे वे। हरिशेन जैसा व्यक्ति अगर उनके यहां संधि विग्राहिक था, महत्वपूर्ण सैन्य पद पर इतना विद्वान व्यक्ति था, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त की सभा निश्चित तौर पर कवियों से, साहित्यकारों से, कलाकारों से सुसज्जित रही होगी। समुद्रगुप्त का कार्य गुप्त साम्राज्य को एक आकार देना था। अभी भी कुछ हिस्से बाकी थे, शक, हम देखेंगे बाद में। यह कार्य चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा होना था। पता नहीं क्या था इस गुप्त शासन में कि उत्तराधिकार कभी सामान्य नहीं होता था। हमें समुद्रगुप्त के बारे में सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त उत्तराधिकारी बना। रामगुप्त एक निर्बल शासक थे और जिन शकों को पराजित किया है अभी समुद्रगुप्त ने, शायद उन्हीं शकों ने कभी घेर लिया रामगुप्त को, और रामगुप्त से उन्होंने चाहा कि रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी शकों को भेंट करें और शक सेनापतियों के लिए अपने सेनापतियों के यहां से एक एक वैवाहिक संबंध करवाएं। बेहद कलंकित गाथा थी ये। और जब रामगुप्त ने इसे स्वीकार किया तो कहते हैं कि उनका छोटा भाई चंद्रगुप्त इसे स्वीकार नहीं कर पाया। एक स्त्री के वेश में गया, वह शक शासक के कैंप में उसकी हत्या कर दी, और जब विजेता चंद्रगुप्त वापस लौटा तो रामगुप्त को हाशिए पर जाना था। यूं देवी चंद्रगुप्तम इसका आधार है जो आज प्राप्त नहीं है हमें। यूं समाप्त हुई एक परंपरा विजय की, और शुरू होने को है दूसरी परंपरा, जहां पर हम किसी साम्राज्य की उपलब्धियों के आधार पर उसे स्वर्ण युग मानते हैं। सो वी विल डिस्कस इट लेटर। आज की फिलहाल की बातचीत में कुछ चंद शब्द और। जब आप कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता,
जब आप कहते हैं कि हम टाइम टेबल तय करते हैं लेकिन टाइम टेबल छूट जाता है, तो यकीन मानिए कि आपने इन चीज़ों को समय की सापेक्षता में नहीं तय किया। अगर आज पढ़ने बैठे हैं तो आपके 3 डायमेंशंस हैं पढ़ाई के। एक, जितना पेज आपने तय किया है पढ़ने के लिए उतना पेज खत्म करके उठेंगे। सेकंड, एक समय सीमा भी बांधी है आपने, उसकी पूरी रात नहीं रखी, उस समय सीमा के भीतर इसे खत्म करेंगे। इन दोनों आयामों के साथ कि एक निश्चित समय के भीतर निश्चित पृष्ठ पढ़ेंगे, दूसरा निश्चित समय सीमा के भीतर खत्म करेंगे, और तीसरा आज के 7 दिन बाद का टारगेट कुछ और होगा। अगर आज हमने 40 पेज पढ़े थे ना, तो 7 दिन बाद हम 45 पेज पढ़ेंगे। लगातार ताकतवर बनाते रहिए, आपको सफलता बिल्कुल नज़दीक है। सफल होने वाले लोग कोई नया काम नहीं करते, बस हर काम को एक नए तरीके से करते हैं। ईजाद करिए वो तरीका और चलिए अपने सपनों की नौकरी की तरफ। जल्दी मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और प्रसन्न रहिए।